हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योर होता क्या है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है और शायद इस बार भी पूछा जाए। एंटरप्रेन्योर आर मेड नॉट टू बॉर्न कमेंट, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले भी पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कि भैया कंट्री की डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है, उसको हमें बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी कि क्या क्वालिटी होती है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, उसके बारे में हमको बताना है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एंटरप्रेन्योरशिप के फेजेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। फिर इसी यूनिट में हम लोग कवर करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या क्या होती हैं और उसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ किस तरीके से हम लोग करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। बाकी इसमें थोड़ा बहुत और रह जाएगा यूनिट में, जैसे गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बना रखी हैं इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चंस और हैं, उनको भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, एंटरप्रेन्योर होता क्या है मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, बाकी आपका लिखने का काम है, आप लोग तो कर ही लोगे। तो हम लोग एंटरप्रेन्योर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, यानी कि एक पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कुछ नया करने का, कि भैया मेरे को कुछ नया करना है, खुद का करना है, लोगों से अलग करना है। अब किस लिए करना है, खुद की एंटरप्राइज बनाने के लिए या फिर खुद की कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए, है ना, कोई एक बिजनेस सेटअप करने के लिए एक अलग सा आइडिया आया उसके पास। तो उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि अगर मैं इसमें इतना पैसा लगाऊंगा तो मैं इतना सक्सेसफुल हो सकता हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया उसने अपना, है ना, अगर नहीं भी हुआ तो मेरे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पहले से ही उसने सारा कुछ सोच रखा है, एक क्लियर विज़न उसके पास होता है। तो क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक आइडिया आया और उसने उस आइडिया को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया, अपना एंटरप्राइज सेटअप किया, एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाई या फिर एक बिजनेस क्रिएट कर लिया उसने अपना, एक अपना एंटरप्राइज बना लिया। डेट इज कॉल्ड क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर। बोलते हैं ना, अगर मैं भी एक दुकान लेके खोल के बैठ जाऊँ कोई नया सा बिजनेस, तो मैं क्या हो गया, मैं एक एंटरप्रेन्योर हो गया। तो सिंपल ये है एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, किससे ड्राइव हुआ है, फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच जो वर्ड है वो क्या है, एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल हु वर अंडरटेकर, मीनिंग हु अंडरटुक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज, यानी कि नई एंटरप्राइज बनाने के लिए रिस्क लेने को भी तैयार है, ठीक है। अगर हम बात करें एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, कि भाई एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, उनके अकॉर्डिंग ये है, एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पस। एंटरप्रेन्योर कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, और किस लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने, तो वो क्या होगा, एक एंटरप्रेन्योर हो गया। आई होप आपको एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एंटरप्रेन्योर के अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि भाई एंटरप्रेन्योर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। एंटरप्रेन्योर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक
वो क्वालिटी होनी चाहिए एक काम करने की, है ना, कि जो काम करे अपना बहुत सक्सेसफुल तरीके से करे, ठीक है, और उसमें वहाँ पर ग्रोथ भी हो। ऐसी बात नहीं काम करता ही रहे, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही हैज़ डिज़ायर टू सक्सीड, उसके अंदर डिज़ायर भी होता है सक्सीड करने का। ही पजेसेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। ही हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज़, देखो लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बंदा है जो भी एंटरप्रेन्योर है, वो अपना एंटरप्राइज सेटअप करना चाहता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहता है, तो वहाँ पर बहुत सारे बंदे, ऑब्वियस सी बात है एक बिजनेस होगा, वो बहुत सारे बंदे वहाँ पर काम करेंगे, लड़की भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, है ना, वर्कर्स बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, वो काम करेंगे। और उन वर्कर्स को मोटिवेट रखना ताकि उनकी भी ग्रोथ हो और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइज बनी हुई है, वो भी ग्रोथ होती रहे। तो इसके लिए उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही ऑलवेज रेडी टू फुलफिल हिज कमिटमेंट, देखो ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, एंटरप्रेन्योर की छोड़ो, हर किसी की क्वालिटी होनी चाहिए कि भैया जो उसने कमिटमेंट अपना कर दिया है उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि फुलफिल करने के लिए, कि हाँ मैंने ये कमिटमेंट किया है तो मेरे को ये कमिटमेंट पूरा करना ही है और ऑन द टाइम करना है, ठीक है। अर्ज टू लर्न न्यू थिंग, उसके अंदर एक अर्ज रहता है ना, कि नई नई चीज़ें मुझे सीखनी है। जब नई नई चीज़ें सीखेगा तभी तो एक नया सा आइडिया क्रिएट कर पाएगा, तो वही चीज़ है। फ्यूचर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, फ्यूचर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी उसने एक आइडिया सोच लिया और वो प्रैक्टिकल है ही नहीं, उस पर काम किए जा रहा है और उसको आगे चल के लॉस में ही जाना पड़े, तो ऐसा नहीं। पहले से ही एक क्लियर विजन होगा उसके अंदर और फ्यूचर रिजल्ट ओरिएंटेड वो बिजनेस को सेटअप करेगा। एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैज़ अ विजन, एंटरप्रेन्योर के पास क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए। ही हैज़ डिज़ायर टू डू समथिंग न्यू, उसके अंदर एक डिज़ायर भी होती है कुछ नया करने की दोस्तों, ऑलवेज इनोवेटिव करना चाहता है वो। ही हैज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हाँ कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने हैं। क्योंकि बेसिकली जो भी बिजनेस वगैरह सेटअप करेगा किसके लिए सेटअप करेगा, कंज्यूमर के लिए सेटअप करेगा, है ना, लोगों के लिए सेटअप करेगा। और लोगों को कोई परेशानी आ रही है तो वो अपना रिव्यू देंगे, तो उसको समझ आ रहा है कि भाई हाँ ये परेशानी आ रही है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंटरप्रेन्योर आर मेड नॉट बॉर्न कमेंट, हमको बताना है कि एंटरप्रेन्योर बनाए जाते हैं, जन्म से पैदा नहीं होते हैं, ये सिंपल सा हमें बताना है। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, कोई भी एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो पैदा एंटरप्रेन्योर तो नहीं होता, है ना, धीरे धीरे वो उसके अंदर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी आती है। अब किस तरीके से आती है वो सोचिए कि जब आप छोटे थे, छोटे होने के बाद आपके एनवायरनमेंट में आपके पड़ोसी होंगे, हो सकता है आपके रिलेटिव्स वगैरह होंगे जो कोई बिजनेस करते होंगे, है ना, उनके अंदर कोई बिजनेस की बातें करते होंगे, उनके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी होगी जो आपको गाइड करते होंगे, उनसे आप लोग इंस्पायर होगे, या फिर कोई टीवी चैनल देख रहे हो वहाँ से आप लोग इंस्पिरेशन ले रहे हो। बेसिकली जो आपके सराउंडिंग में, जो आपके एनवायरनमेंट में जैसा बिहेवियर होता है वहाँ से आप लोग सीखते हैं, है ना। फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि भाई फैमिली में कोई अगर बिजनेसमैन है तो ऑब्वियस सी बात है उसका असर कहीं ना कहीं आएगा। वहाँ पर एक बेनिफिट भी होता है, अगर हम कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो हमारे फैमिली का सपोर्ट भी रहता है, इतना रिस्क टेकिंग हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमको पता होता है कि इसमें ये काम करना है, हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमको गाइड कर देते हैं। हो सकता है आपके आसपास में आपके कोई दोस्त वगैरह है वो बिजनेस कर रहा हो, है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर हो, उन्होंने पहले से ये काम किया हो, तो आपको सपोर्ट मिलती है। तो बेसिकली इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर बनता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है आसपास के सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही उसके दिमाग में ये फीडिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, उसके बाद कुछ नया क्रिएट करता है, वो एक अच्छा सा आइडिया के ऊपर वर्क करता है और एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाता है अपनी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दी और यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड अदर सोशल रोल्स आर डिटर्मिनेट फैक्टर्स फॉर दैट फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सनालिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और जो सोशल रोल्स हैं वही जो फैक्टर्स हैं वही क्या करते हैं, एक अच्छा रोल प्ले करते हैं,
ठीक है, विच मोटिवेट एन इंडिविजुअल टुवार्ड्स बिकमिंग इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। वही चीज़ उनको मोटिवेट करती है ताकि वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बन सकें। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बातें लिख रखी हैं। मैन हु एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस आर मैन हु हैव राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड फेस डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट इन देयर फैमिली, स्कूल्स एंड अदर सोशल सिचुएशंस। तो यहाँ पर ये बोला गया है, जो एक एस्टेब्लिश करता है, जो एक नया बिजनेस बनाता है, कोई भी पर्सन हो सकता है ना, जो भी एक नया बिजनेस बनाता है तो उसने पहले से ही अपने चाइल्डहुड में फेस किए होंगे अलग अलग सेट ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे स्कूल में एनवायरनमेंट अलग होता है, दोस्तों के साथ एनवायरनमेंट अलग होता है, फैमिली के साथ एनवायरनमेंट अलग होता है, ठीक है, और अगर आसपास के पड़ोसी हैं उनके साथ एनवायरनमेंट अलग होता है। तो तरह तरह के एनवायरनमेंट से वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है, रिसर्च जो भी रिसर्च वगैरह हुई है उन्होंने बोला है, रिसर्च स्टडीज हैड इंडिकेटेड दैट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई अ क्राइसिस बिफोर दे वेंचर इनटू एन न्यू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़। तो दोस्तों यहाँ पर रिसर्च में बताया गया है, रिसर्च से देखा जा चुका है कि भैया जो एंटरप्रेन्योर होता है पहले से ही जो भी क्राइसिस आने वाले हैं, उसके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, थोड़ा बहुत एक एस्टीमेट लगा लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो उस पर वर्क करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे रोल प्ले करता है। आपकी फैमिली में कोई हो सकता है बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हो, तो वहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम से कम रहती है, वही कम से कम रिस्क पे हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। 2 पॉइंट और हैं, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब आप समझ गए, आप लिख सकते हो आराम से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस कर लेते हैं, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कि भैया कंट्री के डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है, क्या योगदान रहता है। तो देखो आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में सोचिए कि अगर मैं एक नया बिजनेस सेटअप करता हूँ, एक नए आइडिया पे वर्क करता हूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा कंपनी पे। कंपनी में तो फ़ायदा होगा कि भाई उसकी ग्रोथ होगी, है ना, आपका भी फ़ायदा होगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जो कंट्री है उसको भी फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक नए बिजनेस पे वर्क करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कुछ नए जॉब्स वगैरह भी आप लोग निकालोगे, है ना। मान लो आपने एक रूरल एरिया में यानी गांव में एक कंपनी सेटअप कर दी, तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिला और उनके गांव में एक कंपनी भी खुल गई, यानी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है। गांव में कोई कंपनी नहीं है, एक कंपनी खुल गई, कंट्री का डेवलपमेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी मोटे रोल प्ले करता है कंट्री डेवलपमेंट में। यहाँ पर वही पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, देखिए, एन एंटरप्रेन्योर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर किस चीज़ के रेस्पॉन्सिबल रहता है, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री बाय सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। कैसे कि भाई रूरल एरियाज में नई इंडस्ट्रीज सेटअप करता है। Some unused product of large industries are best utilized by small scale entrepreneur and supplied to the consumers। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके अनयूज्ड प्रोडक्ट का अच्छी तरीके से स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर जो है वो यूज़ करता है और कंज्यूमर को सप्लाई भी करता है। He helped to bring social revolution by providing them एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई एक सोशल रिवॉल्यूशन भी लाता है। कैसे लाता है कि उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। एन एंटरप्रेन्योर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रोग्राम ऑफ द रीजन। लास्ट यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर रेस्ट्रिक्ट द मोनोपोली ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग सिमिलर गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। तो देखो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वो उनकी मोनोपोली रहती है कि उस अपने प्रोडक्ट को इतने दामों में बेचेंगी ही बेचेंगी, है ना, और कस्टमर को ज़रूरत होती है उसको लेने ही पड़ती है। अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक नया अपना बिजनेस क्रिएट किया है, तो वो जो कंपनी की मोनोपोली थी ना, उसको ख़त्म भी कर सकता है। कैसे ख़त्म कर सकता है कि भाई जो उसने सेम प्रोडक्ट क्या करेगा, वो भी बनाएगा और बनाने के बाद जो उसका प्रोडक्ट होगा, कस्टमर जो होंगे उनको अफोर्डेबल प्राइस में सेल कर देगा।
आया समझ। बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी नाम ब्रांड वैल्यू होती है, तो उनके प्रोडक्ट थोड़े महंगे होते हैं। अगर एक एंटरप्रेन्योर सिमिलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो वो अपने कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में बेच सकता है। चलिए, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर एक रोल प्ले करता है कंट्री के डेवलपमेंट में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर है तो उसके क्या ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, ट्रेड्स का मतलब क्या है, क्वालिटी। यहाँ पर क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की। तो सबसे पहली बात, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा वो मोटिवेटर होना चाहिए। कैसे मोटिवेटर होना चाहिए कि मान लो एक एंटरप्रेन्योर ने एक कंपनी को डेवलप किया, ठीक है, एक कंपनी उसने बनाई, एक बिजनेस सेटअप किया, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स भी काम करेंगे बहुत सारे, और उन वर्कर्स को कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर हमारे वर्कर मोटिवेटेड रहेंगे, हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, तो प्रेशर के अंदर काम करने के लिए वो तैयार रहेंगे कि भाई एकदम से प्रोडक्ट का प्रेशर आ गया कि भाई इतने प्रोडक्ट हमको बनाने ही बनाने हैं। तो अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है ना, ओवर टाइम भी करेंगे। और क्या होगा, इससे क्या होगा, जो पर्सन है, जो वर्कर है, उनकी भी ग्रोथ होगी और कंपनी की भी ग्रोथ होगी। तो ये हाईली मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावनाएं भी होनी चाहिए। क्यों? कि भैया जो एंटरप्रेन्योर है कम से कम अपने आप के ऊपर बिलीव तो करेगा ना, उसके अंदर सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ बिलीव होगा तभी वो क्या कर सकता है, उसके अंदर एक एबिलिटी आएगी कि हाँ, जो उसने गोल सेटअप किया है, एक एंटरप्राइज बनाना चाह रहा है, उसको वो कंप्लीट कर सकता है अपने गोल को। तो अंदर उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, है ना, अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये काम सोचा है तो मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, इसको अचीव करूँगा ही करूँगा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। उसकी क्या लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि उसने एक आइडिया जनरेट किया, उसने सोच लिया 90 दिन में ये वर्क करूँगा, है ना, 90 दिन तक ये काम करूँगा, ये काम नहीं चला तो दूसरा काम से देखूँगा। ऐसा नहीं है, एक लॉन्ग गोल होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो तो लंबे समय तक काम करे, कम से कम 5 साल 7 साल तक, ठीक है। फिर हाई एनर्जी लेवल। तो दोस्तों उसकी एनर्जी लेवल भी हाई रहनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के वर्क में जो एंटरप्रेन्योर है, अगर आप बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो स्टार्टिंग के वक्त आपको ज़्यादा समय तक काम करना ही पड़ेगा। ये नहीं 1 घंटे काम करके वापस आ गए, है ना, फ्री हो गए, ऐसा नहीं। भाई लंबे समय तक आपको, लंबे लंबे हावर तक, यानी 8 से 10 12 घंटे भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ये काम करता है। तो किस तरीके से मैं कंपनी की ग्रोथ करूँ, क्या क्या मुझे नया करना चाहिए, हर चीज़ को देखता है। तो उसकी एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इतने वर्क काम कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर भी तो उसी को करना है, कि भाई उसकी बिजनेस, उसका आइडिया, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है भैया, क्रिएटिविटी अगर उसके अंदर है तो वही तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है, रोल प्ले करेगा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर। फिर यहाँ पर दोस्तों गोल सेटर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू सेट चैलेंजेस बट रियलिस्टिक गोल्स। गोल्स कैसे होने चाहिए दोस्तों, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उसने कोई भी बिजनेस, कोई भी आइडिया सोचा और वो रियलिस्टिक है ही नहीं, है ना, वो बिजनेस बनाना चाहता है लेकिन वो उसके इमेजिनेशन में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके जो गोल हो वो रियलिस्टिक हो, ताकि हम उसको वो अचीव भी कर सके। लास्ट हमारे पास है मॉडरेट रिस्क टेकर। रिस्क टेकर मॉडरेट होना चाहिए, छोटे मोटे रिस्क तो ले सकता है, ज़्यादा रिस्क ना ले वो, है ना। और उससे कोई भी कमियां रह गई हैं, कोई भी उसको फेलियर मिला है, तो अपनी गलती से, अपने फेलियर से वो सीखे, उसको दोबारा से रिपीट ना करे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। देखो, अब आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। एक छोटी सी बात सोचिए कि जो एंटरप्रेन्योर था वो एक अकेला बंदा था, अकेला बंदा काम कर रहा था अपने आइडिया को। उसने क्या किया, पहले तो सराउंडिंग से ऑब्जर्व किया, उसके बाद एक आइडिया जनरेट हुआ,
आइडिया जनरेट होने के बाद उसने एक नया एक डिफरेंट अपना एक बिजनेस सेटअप करने चाहा, ठीक है। और जब वो बिजनेस सेटअप करने वाला है तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब वो बनाने वाला है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और वो सारे जो जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी पर्सन जो वर्क करना चाह रहे हैं उसके साथ उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से हम सबको मिला के क्या बोल सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप बन गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। क्यों बोला मैंने ऐसा, कि भैया देखो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, एक क्रिएटिव आइडिया एक बंदे ने सोचा, एक एंटरप्रेन्योर ने सोचा और उसको उसने प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करना चाहा। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करना चाहेगा, कुछ नई नई क्रिएटिविटी करेगा, और जब करेगा तो उसके जितने भी आसपास के लोग हैं जो उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाएंगे वो पहले, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ क्रिएटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द टेंडेंसी ऑफ माइंड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क विथ कॉन्फिडेंस टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड बिजनेस इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर दोस्तों वही बोल दिया गया है कि एक तरीके से टेंडेंसी होती है हमारे दिमाग की कि हम कैलकुलेटेड रिस्क रहें, और कैलकुलेटेड जो रिस्क हम लोग ले रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ रहें, ठीक है, ताकि जो हमने पहले से ही डिटरमाइन कर रखा है ये बिजनेस हमें ऐसे सेटअप करना है, उसको हम लोग अचीव कर सकें। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड अंडरटेकिंग रिस्क, हैंडलिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। यानी कि कोई भी अनसर्टेनिटी आ रही है उसको भी हम लोग हैंडल कर सकें अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ये 3 डेफिनेशन आप लोग इसमें लिख सकते हो। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। डिसीजन मेकिंग भी एक करेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसीजन अच्छे तरीके से लोगे, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है ना, आसपास की सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो। रिस्क टेकिंग होता ही है। इनोवेशन, कुछ नया इनोवेट करना है आपको। ऑर्गेनाइजिंग, ये तो है ही कि भाई चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। स्किलफुल मैनेजमेंट, ठीक है। मेकिंग द एंटरप्राइज अ सक्सेस, जो भी आपकी एंटरप्राइज है, जो आपका बिजनेस है, उसको सक्सेस किस तरीके से बनाना है। एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, जो जितने भी बीच में आ रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना ही है, तभी तो उस चैलेंजेस को पार कर पाओगे। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, शॉर्ट में आप लोग बता सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फेजेस के बारे में, कि अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, उसकी डेवलपमेंट में कौन कौन से फेज़ होंगे। सबसे पहले तो देखो, कोई भी काम हम लोग करते हैं उसका इनिशियल फेज़ होता है। तो इसी तरीके से जब हम एंटरप्राइज बनाने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले हैं, तो उसके डेवलपमेंट में सबसे पहला जो फेज़ आता है वो आता है इनिशियल फेज़। अब इनिशियल फेज़ में होता क्या है उसको समझिए। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन सर्वे। यानी कि यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले हम लोग करेंगे सर्वे। अब सर्वे कैसे करेंगे, देखो, अगर हमें कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, कोई कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले हम लोग सर्वे करेंगे कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट हमसे चाहता क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, क्या हम यहाँ पर ये बिज़नेस ओपन करने वाले हैं, यहाँ पर ये मेरा बिज़नेस चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, वहाँ जगह पर जाएंगे, आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे, वहाँ कैसा एनवायरनमेंट है, क्या लोग यहाँ पर आते हैं या नहीं, यहाँ पर ये बिजनेस सेटअप करना सही रहेगा नहीं रहेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें आती हैं सर्वे के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग सर्वे करते हैं। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट फेज़ आएगा हमारे पास। क्या आएगा, डेवलपमेंट फेज़। अब डेवलपमेंट फेज़ में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स। कि भाई हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो हमारे साथ जो वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकें, और किस तरीके से मैनेजमेंट स्किल्स पे वर्क करना है वो सब उनको गाइड कर सके। बेसिकली जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे और उनको ट्रेनिंग्स देंगे,
तो भाई ऐसे ऐसे आपको काम करना है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब। फिर आएगा सपोर्ट फेज़। सपोर्ट फेज़ में हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे, यानी कि हम लोग अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे, भाई मोटिवेट करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको देंगे। एक जगह भी तो होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आएगा वो सपोर्ट फेज़ में आएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे कंप्लीट करेंगे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।